नमस्कार, मेरा नाम विवेकानंद है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्यामलाल महाविद्यालय में मैं पिछले 7 सालों से राजनीतिक विज्ञान पढ़ाता हूँ। मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से एमए इन पॉलिटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस और एमफिल जो है मेरा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में हुआ है और मैं सतत इस प्रकार से किसी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में मैं कोई ना कोई वीडियो रेगुलरली कर रहा हूँ या करने की मेरी योजना है। पहले मैंने किए हैं, बीच में थोड़ा-सा गैप आया था, लेकिन अभी इसके बाद में मैं रेगुलरली इस प्रकार के वीडियोज़ करने जा रहा हूँ। और इन वीडियोज़ का मुझे लगता है कि उपयोग जो है, जो एकेडमिक्स परस्यूट करने वाले जो छात्र हैं, युवा हैं, साथ ही में यूपीएससी और स्टेट सिविल सर्विसेज और बाकी अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो है, उसकी तैयारी करने वाले जो छात्र हैं, उनके उपयोग में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मेरी ये जो सुनने वाले मेरे जो युवा छात्र हैं, युवा दोस्त हैं और अन्य जगहों से प्राइमरीली ये वीडियोज़ तो मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये ट्रैक 1, ट्रैक 2, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी के संदर्भ में जो भी वीडियोज़ करूँगा, वह सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्स तक सीमित नहीं है, बल्कि आगे चल कर के आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में अगर करियर परस्यू करना है या सिविल सर्विसेज़ की तैयारी करनी है, साथ ही में जो जनरल स्टडीज़ के पेपर्स हैं, उसमें भी इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में अनेक सारे सवाल आते हैं, इसलिए यह वीडियोज़ उपयोगी है। इसलिए सभी युवा साथियों से मेरा रिक्वेस्ट है मेरी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है, नोटिफ़िकेशन उसका वह भी दबाएँ। तो हमारे जो नोटिफ़िकेशंस है, मैं जब भी इस प्रकार के वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आपको नोटिफ़िकेशंस मिलेंगे और इसका मुझे लगता है आपको फ़ायदा ही होगा। तो चलो फिर हम आज की इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम अंडरस्टैंडिंग ट्रैक टू कूटनीति क्या होती है, उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। पिछला जो लेक्चर मैंने ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में किया था, उसमें ट्रैक 1 डिप्लोमेसी जनरली जो है, तो गवर्नमेंट्स और गवर्नमेंट के प्रतिनिधि जो होते हैं, उनके बीच में ट्रैक 1 डिप्लोमेसी से संबंधित जो भी चर्चा है, जो भी नेगोशिएशन है, जो भी जितनी भी प्रोसेस है, वो आगे बढ़ती है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में प्राइमरीली नॉन गवर्नमेंट पार्टीज़, जैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशंस, एनजीओज़, जो इंटरनेशनल एनजीओज़ होती है, और साथ ही में जो सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज जिसे हम कहते हैं, थिंक टैंक्स हैं, अनेक सारे जो स्कॉलर्स हैं, एकेडमिक्स हैं, वह ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो शामिल होते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के संदर्भ में जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की डेफिनिशन प्राइमरीली जो महत्वपूर्ण डेफिनिशन ली है, वो है जोसेफ वी मॉन्टविले नाम के जो एकेडमिक स्कॉलर है, जिन्होंने पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन पर एक लंबा समय बिताया है, उन्होंने काम किया है। उनके अनेक सारे आर्टिकल पब्लिश्ड है, उनमें से जो द हीलिंग फंक्शन इन पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन नाम का उनका जो आर्टिकल है, वह भी प्रसिद्ध है। तो जोसेफ वी मॉन्टविले ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी की इस फ्रेज़ को कॉइन किया, या यह जो शब्दावली है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम जो है प्रचलन में लाया, जोसेफ़ी मांटविले। ये जो जोसेफ़ी मांटविले है, उन्होंने 1991 में एक किताब लिखी थी, उसका नाम है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, द एरो एंड द ऑलिव ब्रांच, अ केस फॉर ट्रैक टू डिप्लोमेसी नाम की उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था एक किताब में। उसके आधार पर उन्होंने जो इसकी जो डेफिनिशन दी है, he has defined the track to diplomacy as unofficial, informal interaction between members of adversary groups or nations that aim to develop strategies to influence public opinion, organize human and material resources in ways that might help resolve the conflict. Let's try and understand this definition in Hindi. वो कहते हैं, जो जोसेफ मॉन्टविले ने उन्होंने 1991 में जो एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम है ट्रैक टू डिप्लोमेसी, द एरो एंड द ऑलिव ब्रांच, अ केस फॉर द ट्रैक टू डिप्लोमेसी। इस आर्टिकल में और अनेक सारी जगह पे उन्होंने जो डेफिनेशन दी है, वह कहते हैं कि अनऑफिशियल मतलब
ऑफिशियल नहीं है, जैसे मैंने कहा था नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या थिंक टैंक्स और सिविल सोसाइटी से संबंधित लोग जो है, एकेडमिक्स में काम करने वाले लोग जो है, या जो एक्टिविस्ट होते हैं जो इंटरनेशनल रेप्यूट के, या जो एक अपना एक ऑरा रखने वाले इस प्रकार के जो एक्टिविस्ट होते हैं, वो अनऑफिशियल उनको हम मानेंगे, जो ऑफिस से संबंधित नहीं है, किसी कार्यालय से संबंधित नहीं है। इनफॉर्मल इंटरैक्शन मतलब ऐसे एक अनौपचारिक चर्चा, ये किसके बीच में होगी कि जो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, कॉन्फ्लिक्ट में सम्मिलित है, मतलब किसी संघर्ष में जो 2 ग्रुप, 2 गुट या 2 देश हो सकते हैं, जो उसमें कॉन्फ्लिक्ट में शामिल है, ऐसे देशों को साथ में लाते हुए अनऑफिशियल स्तर पे, मतलब जो कार्यालय से संबंधित नहीं है, ऐसे स्तर पे, एक अनौपचारिक स्तर पे उनको एक रणनीति, एक साझा रणनीति निर्माण करने में, एक साझा रणनीति बनाने में, इसी के साथ में लोगों के पब्लिक ओपिनियन मतलब लोगों की भावनाओं को उनको विकसित करने के लिए किसी भी विषय के पक्ष में या विपक्ष में, एंड आल्सो ऑर्गेनाइज ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज इन वेज दैट माइट हेल्प रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो संघर्ष को विराम देने में और एक शांति भावना को प्रस्थापित करने के लिए जो अनौप और अनऑफिशियल और अनौपचारिक स्तर पे एक वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए यह ट्रैक टू डिप्लोमेसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसा जो डेफिनेशन है जोसेफ वी मॉन्टविले ने 1991 में उन्होंने दिया था। और इसी के साथ में हमें ध्यान में रखना है कि ट्रैक टू डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफिशियल तौर पर मतलब का अपने सरकार की भूमिका को रिप्रेजेंट करते हुए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि वो अनऑफिशियल स्तर पर इस चर्चा में सम्मिलित होते हैं। उसमें गवर्नमेंट ऑफिसर्स भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी संख्या या उनकी अपेक्षा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या थिंक टैंक से संबंधित या जो एक्टिविस्ट होते हैं, वह लोग ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। And track 2 diplomacy is not a substitute for track 1 diplomacy, but compensates for the constraints imposed on leaders by their people's psychological expectations. इसका मतलब यह हुआ कि यह जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, यह कोई ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का कोई विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जब संघर्ष 2 देशों के बीच में है, 2 गुटों के बीच में है, उनमें जो भी एग्रीमेंट्स होंगे और उन एग्रीमेंट का क्रियान्वयन होगा, कार्यान्वयन होगा, मतलब उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, तो वो गवर्नमेंट स्तर पर ही होगा। इसलिए ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का अपना महत्व है। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी एक वातावरण बनाती है कि जो कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स है या कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स है, जो संघर्ष में सम्मिलित जो 2 गुट है या जो 2 देश है, उन 2 देशों को, 2 गुटों को साथ में ला करके उनमें चर्चा को फैसिलिटेट करना, मतलब उस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मदद करने वाली यह प्रक्रिया है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। उसमें नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बड़ी प्राइमरीली सम्मिलित होते हैं, उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो देन ट्रैक टू डिप्लोमेसी इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड अ ब्रिज और कॉम्प्लीमेंट ऑफिशियल ट्रैक 1 नेगोशिएशन। जैसे मैंने कहा था पिछले पॉइंट में हमने जो चर्चा की थी कि ट्रैक 2 डिप्लोमेसी यह ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का विकल्प नहीं है, ये ट्रैक 1 डिप्लोमेसी को सपोर्ट या उसको और मजबूत करने की एक प्रक्रिया है, ये उसका एक सपोर्टिव फैक्टर है ये। सो एग्जांपल्स ऑफ ट्रैक 2 ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब ट्रैक 2 काम करने वाले जिनका अनुभव है, वो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में सतत सदैव पार्टिसिपेट करते रहे, उन्होंने अपना एक नाम कमाया। उनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस आप जब भी आंसर्स लिखेंगे तो उसका इनका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। तो उसमें सर्च फॉर कॉमन ग्राउंड नाम का संगठन है, वेस्ट अफ्रीकन नेटवर्क फॉर पीस बिल्डिंग नाम का संगठन है, यूरोपियन सेंटर फॉर कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन नाम का संगठन है, और ऐसे अनेक प्रकार के संगठन हैं। इन संगठनों का नाम आप ट्रैक टू डिप्लोमेसी की जब चर्चा करेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं। अब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जैसे मैंने कहा था, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि, थिंक टैंक्स के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि या कुछ गवर्नमेंट के प्रतिनिधि भी अनऑफिशियल लेवल पे इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, करते हैं।
उन ट्रैक टू डिप्लोमैट्स को हम इंटरमीडिएरीज कह सकते हैं, मतलब मध्यस्थता करने वाले लोग उनको हम कह सकते हैं। तो ये उसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों देशों के बीच में संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत होती है, तब ये जो ट्रैक टू इंटरमीडिएरीज जो है वह आते हैं और उस टेंशन्स को, उस कॉन्फ्लिक्ट को डिफ्यूज करने में, डी एस्केलेट करना, मतलब उस टेंशन को आगे बढ़ने से रोकने में यह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं द इंटरमीडिएरी। सो द टर्म इंटरमीडिएरी रिफर्स टू पीपल हु बिकम इन्वॉल्व इन द मिडिल ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में वो इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल होते हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। Then they are not disputants, but rather people who try to work with disputants to resolve the conflict or transform it to make it less destructive. तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो होते हैं या जो इंटरमीडियरीज होते हैं, यह कोई वो डिस्प्यूटेंट्स नहीं है, वो दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, वो कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं है, बट उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, मतलब ये जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज है, संघर्ष में जो सम्मिलित है, वह जो ग्रुप्स है, जो गुट है, उनको साथ में ले आकर के उस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में वो मदद करते हैं, या उस कॉन्फ्लिक्ट को नहीं बढ़ना चाहिए, ट्रांसफॉर्म होने से, फर्दर एस्केलेट होने से उसको बचाने का प्रयास, और वह कॉन्फ्लिक्ट कम से कम विनाशक हो, डिस्ट्रक्टिव हो, इस दिशा से कोशिश करने वाले यह लोग होते हैं, जिनको इंटरमीडियरीज या ट्रैक टू डिप्लोमैट्स हम कहते हैं। Sometimes these intermediaries are official, जैसे मैंने अभी चर्चा की थी, और formal intermediaries, professional mediators, arbitrators, judges, or other official actors, but often they are informal or unofficial people who work outside official negotiation, mediation, or track one process. इसका ये दो दो जो पॉइंट्स है वो इंटरकनेक्टेड है, परस्पर से संबंधित है। ये जो इंटरमीडिएरीज होते हैं या फिर ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो होते हैं, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जो पार्टिसिपेट करने वाले, ट्रैक टू डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाने वाले ये जो लोग होते हैं, ये जो डिप्लोमैट्स होते हैं, ये राजनयिक होते हैं, या ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी को मदद करने वाले जो इंटरमीडिएरीज लोग होते हैं, ये फॉर्मल हो सकते हैं, किसी गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो सकते हैं, प्रोफेशनल मीडिएटर्स मतलब प्रोफेशनली मध्यस्थता करने वाले लोग हो सकते हैं, आर्बिट्रेटर्स हो सकते हैं, जजेस हो सकते हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जजेस वो हो सकते हैं, या फिर जो काम कर रहे हैं वह भी जजेस हो सकते हैं, और अदर ऑफिशियल एक्टर्स हो सकते हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में काम करने वाले, फॉरेन मिनिस्ट्री में काम करने वाले, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में काम करने वाले अधिकारी हो सकते हैं, कोई बड़े एम्बेसडर हो सकते हैं। लेकिन यह जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करते हैं, वो अनऑफिशियल स्तर पे करते हैं, वो किसी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नहीं करते। हो सकता है कि सरकार कुछ प्रतिनिधियों को इंस्ट्रक्ट करे कि आप इसमें अपनी भूमिका निभाए, लेकिन वो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के नाते इस ट्रैक टू डिप्लोमेसी में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में वो गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के नाते करते हैं, वो गवर्नमेंट के डायरेक्ट प्रतिनिधि होते हैं, औपचारिक तौर पर, फॉर्मल तौर पर वो पार्टिसिपेट करते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी में। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में वो इनफॉर्मली गवर्नमेंट के प्रतिनिधि ना होने के तौर पर वो उस प्रोसेस में, ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। Anyone who tries to help disputants work out their differences but does so as a friend or unofficial third party, as an informal intermediary. हमने थर्ड पार्टी, ट्रैक वन डिप्लोमेसी में भी थर्ड पार्टी की चर्चा की, लेकिन वह जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी में जो थर्ड पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, वो फॉर्मल गवर्नमेंट के प्रतिनिधि के नाते, या फिर इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस और जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की हमने चर्चा की थी, वह ये वह उसके उस इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या सरकार के प्रतिनिधि के नाते में ट्रैक वन डिप्लोमेसी में वह पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में वो अनऑफिशियल तौर पे करते हैं, एक एज अ फ्रेंड, कि जो उस डिस्प्यूट जो देशों के बीच में चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जो देशों के बीच में चल रहा है या दो गुटों के बीच में चल रहा है, उसको रोकने में मदद करने वाले लोगों के तौर पर वो करते हैं, इनफॉर्मली, अनौपचारिक तौर पर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, और जैसे एक उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें, अ फ्रेंड इंटरवेनिंग बिटवीन अ फाइटिंग कपल
a co-worker trying to help two employees to solve disputes. For example, एक सिंपल तौर पर आप इसका एग्जांपल आप अपने आंसर्स में भी मेंशन कर सकते हैं कि पति पत्नी का विवाद है, उनके बीच में एक सुलह करने वाले एक दोस्त के रूप में हम ये इंटरमीडिएरीज को देख सकते हैं। या एक ऑफिस में काम करने वाले 2 एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बीच में लड़ाई है। उस लड़ाई को रोकते हुए उनके बीच में वह टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना रहे, इस दिशा से कोशिश करने वाला कोई फ्रेंड हो सकता है, अनौपचारिक तौर पे हो सकता है। Track to diplomacy is also called as citizens diplomacy or supplemental diplomacy or back channel diplomacy. Again, मैंने कहा ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये नॉन गवर्नमेंटल तौर पर होती है, ये ऑफिशियल तौर पे नहीं होती है, अनऑफिशियल तौर पे होती है, फॉर्मल तौर पे नहीं होती है, इनफॉर्मल तौर पे होती है, इसीलिए इसको सिटीजन्स डिप्लोमेसी कह सकते हैं कहते हैं। या सप्लीमेंटल डिप्लोमेसी हमने उसकी चर्चा पहले भी की है कि यह सब्स्टिट्यूट नहीं है ट्रैक वन डिप्लोमेसी के लिए। ट्रैक वन डिप्लोमेसी का अपना महत्व है, जो भी निर्णय होंगे और पर्टिकुलरली देशों के बीच में जो भी सुलह होंगी या उनके बीच में जो भी अग्रीमेंट्स होंगी, उस अग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने का जो दायित्व होता है वो सरकार का होता है। और इसीलिए ट्रैक वन डिप्लोमेसी के स्ट्रेंथ की जब हमने चर्चा की थी, तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी का महत्व इसलिए है क्योंकि सरकार के प्रतिनिधि उसमें सम्मिलित हैं और वह अपनी उस ऑफिशियल कैपेसिटी में बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय, रिस्की निर्णय वो ले सकते हैं और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का दायित्व भी ले सकते हैं। ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एक्टिविस्ट हो सकते हैं या थिंक टैंक्स के प्रतिनिधि हो सकते हैं या फिर अन्य सारे जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, उनके प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये अनऑफिशियल तौर पे पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए वह कोई किसी भी निर्णय का इम्प्लीमेंटेशन करने का दायित्व वह ले नहीं सकते हैं। वह इम्प्लीमेंटेशन करने का दायित्व वो सरकारी तौर पर ही होगा, गवर्नमेंट के लेवल पर ही होगा। इसलिए इसको सप्लीमेंटल मतलब ट्रैक वन डिप्लोमेसी को सप्लीमेंट करना उसका पूरक घटक है यह। या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी, जब ट्रैक वन डिप्लोमेसी चल रही है, जो डिस्प्यूटिंग पार्टीज जो है डायरेक्टली जो नेगोशिएटिंग पार्टीज या डायरेक्ट पार्टीज जिसकी हमने चर्चा की थी ट्रैक वन डिप्लोमेसी में, वह जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व पार्टीज है, जब वो चर्चा कर रही है, उनके साथ सपोर्टिव पार्टीज है, उनके साथ हो सकता है कोई थर्ड पार्टी भी है, उस समय में एक बैक चैनल के तौर पर ये दोनों देशों के सिटीजन्स के बीच में चर्चा हो रही है, एकेडमिक्स के बीच में चर्चा हो रही है। इस चर्चा से क्या होता है कि दोनों भी देशों में इस प्रकार के वातावरण की निर्मित की जा सकती है। ये जो डिप्लोमैट्स होते हैं, कोई भी आया-राम गया-राम नहीं होता है। ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो होते हैं, इंटरनेशनल मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि या किसी थिंक टैंक के प्रतिनिधि या किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि, वो अपने-अपने देशों में या फिर अपने-अपने गुटों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका अपना एक वजन होता है, उनके विचारों का ध्यान रखा जाता है, वो जो बात कहते हैं उनको सुना जाता है। जैसे भारत में अगर हम देखें, जिसकी चर्चा मैंने क्लास में कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन के क्लास में भी मेरे स्टूडेंट्स के साथ की है कि ये जो माओइस्टों के साथ भारत सरकार जब नेगोशिएट कर रहा था, उसमें अनेक सारे जो इंटरमीडिएरीज़ को अपॉइंट किया गया था, उसमें स्वामी अग्निवेश या अन्य इस प्रकार के जो लोग थे, जिनका अपना एक वजन होता है। तो ऐसे लोग जो सरकार और जो दो नेगोशिएटिंग पार्टीज़ हैं, उनके बीच में भी चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। उनके बीच में जो चर्चा हो रही है, उसको फैसिलिटेट करने की प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही में सामान्य जनों में, कॉमन पब्लिक में भी यह डिस्प्यूट क्यों रिज़ॉल्व होना चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, उसकी बात को वह आगे बढ़ा सकते हैं। सो ये इसलिए ट्रैक टू डिप्लोमेसी को सिटिज़न्स डिप्लोमेसी कहते हैं या सप्लीमेंटल डिप्लोमेसी कहते हैं या फिर बैक चैनल डिप्लोमेसी भी कहते हैं। नाउ ट्रैक टू डिप्लोमेसी के माध्यम से ये जो डिप्लोमैट्स होते हैं, they attempt to create an environment in which disputing parties feel free to share perceptions and needs and to explore ideas for resolution free of constraints of government position. अब ये important point है कि ये जो सप्लीमेंटल डिप्लोमेसी जिसको हमने कहा था ट्रैक टू डिप्लोमेसी को, ये सप्लीमेंट इस ढंग से भी करती है
कि ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या अनऑफिशियल प्रतिनिधि होते हैं, इनफॉर्मल अनौपचारिक चर्चाओं में भाग लेने वाले प्रतिनिधि होते हैं। तो इसमें जो है, जो संघर्ष में सम्मिलित जो ग्रुप होते हैं या जो 2 देश होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, इनफॉर्मली अपने विचारों को रख सकते हैं। फॉर्मली जब ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में चर्चा होती है, तो बहुत सारी जो बातें हैं वह हो नहीं सकती है, उसको रखा नहीं जा सकता है। मैंने जैसे कहा था कि डिप्लोमेट्स की भाषा बहुत नपी-तुली होती है, वह कुछ भी मन में आया तो बोल दिया, इस प्रकार से वो ट्रैक 1 डिप्लोमेसी में नहीं हो सकता। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चूँकि ये इन्फॉर्मल है, ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि या जो प्रतिनिधि है, वो नॉन गवर्नमेंटल, इन्फॉर्मल और अनऑफिशियल तौर पर उस डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और दोनों भी जो कॉन्फ्लिक्ट में, संघर्ष में सम्मिलित 2 पार्टीज़ जो है, उनमें एक समेट का वातावरण बने, उनमें एक सौहार्द का वातावरण बने, इस दिशा से वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए उनके प्रति एक कॉन्फिडेंस का वातावरण हो सकता है, उनके सामने जो अपने परसेप्शंस मतलब अपने विचार जो है, अपना दृष्टिकोण है, अपनी आवश्यकता नीड्स जो है, उसी के साथ में इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, अपने जो अनऑफिशियल तौर पर अपनी आइडियाज़ को वो उस संदर्भ में ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स होते हैं, उनके सामने वो डिस्प्यूटिंग पार्टीज़ रख सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई कॉन्स्टेंट्स नहीं होते हैं और गवर्नमेंट की कोई पोजीशन जो होती है, उसका भी कोई कांस्टेंट नहीं होता है और ये कोई ऑफिशियली या डॉक्यूमेंट के तौर पर वो रिकॉर्ड भी नहीं होता है और जिसका उपयोग करके दोनों देशों के बीच में और एक वातावरण जो है वो और बिगड़ जाए, इस प्रकार से कोई बात यहाँ पर नहीं होती। इसलिए ये इन्फॉर्मली बहुत सारी चर्चा हो सकती है। और ये जो डिप्लोमैट्स होते हैं वो इन्फॉर्मली पहले एक पार्टी को मिलेंगे, फिर दूसरे डिस्प्यूटिंग पार्टी को मिलेंगे, कॉन्फ्लिक्ट में सम्मिलित पार्टी को मिलेंगे और दोनों को मिलने के बाद एक-दूसरे की आइडियाज़ को वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। और वो जाँच भी लेंगे कि दोनों की इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व करने को लेकर के जो भी आइडिया सामने आ रही है, उन आइडियाज़ की स्वीकार्यता को लेकर के उनमें कितना प्रिपेयर्डनेस है, उनमें कितनी तैयारी है। अगर नहीं है, अब लगता है कि वातावरण अभी तैयार ठीक से हुआ नहीं है, तो वातावरण जब तक बनेगा नहीं तब तक वो बातें वो आगे बढ़ाएँगे नहीं। लेकिन उन बातों को आगे बढ़ाने के लिए वो पर्स्यू कर सकते हैं, कोशिश सतत कर सकते हैं। तो ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो होते हैं, दे अटेम्प्ट टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट इन व्हिच डिस्प्यूटिंग पार्टीज फील फ्री टू शेयर परसेप्शंस एंड नीड्स एंड आल्सो they try to explore ideas for resolution of the conflict and these ideas in relation to the resolution of conflicts, they are free from any sort of constants of government position. गवर्नमेंट की पोजीशंस की अपनी कांस्टेंट्स होती है, अपनी मर्यादाएं होती है, अपनी लिमिट्स होती है। ये जो नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स सच एज रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस, academics, former government officials, non-governmental organizations, humanitarian organizations, and think tanks एंड अमंग अदर्स ये जो होते हैं ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करने वाले जिसकी मैंने चर्चा विस्तृत की है, ये ध्यान में रखना है आपको यहाँ पर। ये जो पॉइंट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी में नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स मतलब गवर्नमेंट के प्रतिनिधि नहीं, नॉन गवर्नमेंट के प्रतिनिधि नहीं है उसमें। धार्मिक संस्थाएं हो सकती है, सांप्रदायिक संस्थाएं हो सकती है, अकेडमिक्स के लोग हो सकते हैं जो बहुत बड़े स्कॉलर्स होते हैं जिनका इंटरनेशनल रेप्यूटेशन है या नेशनली भी रिनाउंड स्कॉलर्स है जो एक्टिविज्म के लेवल पर भी जिन्होंने काम किया है, ऐसे एकेडमिक्स हो सकते हैं। कॉमन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब अभी जो रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वह भी हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि हो सकते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी जो इंटरनेशनल स्तर पे काम करने वाली डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या फिर एमनेस्टी इंटरनेशनल के बड़े अधिकारी या फिर ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे जो संगठनाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काम करती है, इनके प्रतिनिधि भी इसमें सम्मिलित होते हैं। In some cases, however, governments or government officials can act as informal intermediaries when they facilitate discussions among non-officials, private citizens, or group of individuals from conflicting parties. अब इसमें दोनों भी स्तर पे कोशिशें होती है, ऐसा नहीं कि ये ध्यान में हमें रखना होगा कि कॉन्फ्लिक्ट जो होता है, जो संघर्ष होता है, वो कभी भी सकारात्मक बातें लेकर नहीं आ सकता है और
मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो नेगेटिव इम्प्लीकेशंस, नेगेटिव परिणाम, नकारात्मक परिणाम ही लेकर आता है, और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और बड़े पैमाने पर अन्य प्रकार के नुकसान ही होते हैं। जैसे हमने ट्रैक वन डिप्लोमेसी में जिसकी चर्चा की थी, उसमें ट्रेड सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, मिलिट्री सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं, गवर्नमेंटल जो इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भगाया जा सकता है। इन सारे परिप्रेक्ष्य में कोई भी देश नहीं चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट लंबे समय तक चले। इसलिए हो सकता है कि इन सम केसेस हाउएवर गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑफिशियल और गवर्नमेंट्स themselves can act as informal intermediaries when they facilitate discussion among non-officials, private citizens or group of individuals from conflicting parties. तो गवर्नमेंट्स भी एक अनऑफिशियल कैपेसिटी में उस देश के प्राइवेट सिटीजन्स है, थिंक टैंक्स है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, इन लोगों को साथ में आकर के वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करे, इस दिशा में गवर्नमेंट के तौर पर भी कोशिशें होती है, लेकिन ये ऑफिशियल तौर पे नहीं होता है, इसको हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी कहते हैं। अब ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी की स्ट्रेंथ्स क्या है, उसके अ, मजबूत बिंदु क्या है, उसका हम क्या कहेंगे उसकी कि सामर्थ्य क्या है, उसका स्ट्रेंथ्स ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमेसी। तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में हमने ट्रैक टू वन डिप्लोमेसी में भी उसके स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस की चर्चा की थी। यहाँ पर ट्रैक टू डिप्लोमेसी के स्ट्रेंथ्स की हम चर्चा कर रहे हैं। ट्रैक टू पार्टीज आर नॉट इनहिबिटेड by political or constitutional power, therefore they can express their own viewpoints on issues that directly affect their communities and families. तो इसमें यह है कि जैसे हमने कहा कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी में सरकारें या सरकार के प्रतिनिधि जो होते हैं, वह बहुत ओपनली बोल नहीं सकते हैं, इसलिए भी नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो जो बोलेंगे उसका लोकली भी उसके इम्प्लीकेशंस है। एक एक प्रकार से उसका मीडिया रिपोर्टिंग हो जाएगा, फिर उनके खिलाफ एक वातावरण निर्माण हो सकता है, उनके खिलाफ एक बैकलैश भी हो सकता है, उनके खिलाफ वातावरण की निर्मित हो सकती है। लोकली अपने देश में उनको एक प्रकार से एक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन जो ये जो नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स होते हैं, वह इस प्रकार के जो लिमिटेशंस है या फिर मर्यादा है उससे बाधित नहीं है। उनका कोई बंधन नहीं इन बातों का, और ये उनके खिलाफ कोई वातावरण बना भी नहीं सकता है और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है उनको। इसलिए वो अपने व्यू पॉइंट्स जो है, अपना जो दृष्टिकोण है, वो फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और ये कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उनकी कम्युनिटीज में, उनके सामाजिक ग्रुप्स में और साथ ही में उनके व्यक्तिगत पारिवारिक संबंधों में या फिर परिवारों पे क्या परिणाम हो रहा है, उसकी भी बात वह ओपनली कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। सो ट्रैक टू डिप्लोमेसी की यह स्ट्रेंथ है। मतलब ट्रैक टू डिप्लोमेसी ये अनऑफिशियल, इनफॉर्मल, अनौपचारिक होने के कारण वो अपने मुद्दे, अपने दृष्टिकोण, अपना व्यू पॉइंट्स फ्रीली एक्सप्रेस करने के लिए वह उनके पास वह सुविधा है। सरकारी अधिकारियों के पास वह सुविधा नहीं। ट्रैक टू ऑफिशियल्स डू नॉट हैव द फियर ऑफ लूजिंग कॉन्स्टिट्यूएंसीज बिकॉज़ दे आर द कॉन्स्टिट्यूएंसी। मैंने कहा था कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट के बड़े हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स होते हैं या गवर्नमेंट के प्रमुख होते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर्स या प्रेसिडेंट्स या चांसलर्स, वह जो भी नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाएंगे, अगर वो उनके देश के हित में नहीं है, उनके देश के हितों के आड़ में अगर आता है वह चीज, तो उनके खिलाफ फिर वातावरण निर्माण होगा। फिर जब इलेक्टोरल साइकिल आएगी, जब नेक्स्ट नेक्स्ट इलेक्शन होंगे, तो ऑपोजिशन पार्टी उस बातों का एक तिल का पहाड़ बना करके उसके खिलाफ वातावरण करेंगी और उनको पॉलिटिकल अपनी पावर लूज करनी पड़ेगी। इस प्रकार के कॉन्स्टेंट्स या मर्यादा या लिमिट्स जो है, ट्रैक टू डिप्लोमैट्स या ट्रैक टू ऑफिशियल्स जो होते हैं या ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करने वाले जो प्रतिनिधि होते हैं, उन पर नहीं होते। सो दे आर नॉट बाउंड बाय द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस ऑफ लूजिंग देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज because they themselves are the constituency, वो स्वयं की एक constituency है। Track to diplomacy empowers the socially, economically, and politically disenfranchised groups by giving them a platform from which they can air their views on how peace can be achieved in their own communities or nations. So,
ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स होते हैं या ट्रैक टू डिप्लोमेसी के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर जिन ग्रुप्स के पास कोई आवाज ही नहीं है, वो डिसएनफ्रेंचाइज्ड है, ऐसे ग्रुप को एक वो आवाज दे सकते हैं कि वो फ्रीली आए, अपने मुद्दों को वो मीडिया में, आजकल तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में वो रखे और सरकारों पर भी एक प्रकार से दबाव बनाए, ताकि एक शांति प्रक्रिया की शुरुआत हो, जो कॉन्फ्लिक्ट है, संघर्ष जो है उसको विराम मिले और ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ है, कॉन्फ्लिक्टिंग ग्रुप्स है या कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेट्स है, उनके बीच में एक शांति प्रक्रिया का निर्माण हो, शांति का स्थापना हो, वह संघर्ष विराम हो। इस दिशा से ये सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली जिनके पास आवाज़ नहीं, उनको आवाज़ दिया जा सकता है और ये हमें बात अ, आप जब आंसर्स लिखेंगे, सोशल मीडिया का भी इसमें ज़िक्र होने की अत्यंत आवश्यकता है क्योंकि सोशल मीडिया का अपना पावर है। सोशल मीडिया हैज़ इट्स ओन पावर एंड दैट कैन क्रिएट द प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट पार्टीज़ और द डिस्प्यूटिंग पार्टीज़। देन it's it's an effective tool for violent conflict prevention and post conflict building। ये जो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट मतलब मैंने कहा कि जो ट्रैक वन डिप्लोमेसी या ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ऑलवेज अ वॉर। कॉन्फ्लिक्ट ये हो सकता है कि एंटागनिस्टिक पोजीशन है, टेंशन अभी लो लेवल पे है या टेंशन हाई लेवल पे भी है, तो भी जो कॉन्फ्लिक्ट में सम्मिलित जो पार्टीज है, अभी वो युद्ध में नहीं उतरी है, वो फिजिकल फाइट नहीं कर रही है, लेकिन टेंशन है। ऐसे परिस्थिति में इन कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए या वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको भी प्रिवेंट करने के लिए और यह जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी इम्पोर्टेंट भूमिका निभा सकती है, इम्पोर्टेंट योगदान दे सकती है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। और साथ ही में पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग, पीस बिल्डिंग जो होती है, पीस बिल्डिंग मतलब अब समझो कि हमास और इज़राइल के बीच में जो युद्ध चल रहा है, उसमें कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होता है, शांति स्थापित होती है। तो हमास का जो भी नुकसान हुआ है, उनकी जो भी बिल्डिंगें गिरी है, अस्पताल खत्म हो गए हैं, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया है, उसको ये जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो है, इस प्रकार से इंटरनेशनल लेवल पे भी एक वातावरण बना करके वहाँ वहाँ के रहने वाले लोग जो है गाज़ा स्ट्रिप में, गाज़ा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए घर बनाए जाए, अस्पताल बनाए जाए, उनको पीने के पानी की सुविधा का निर्माण किया जाए और जीवनावश्यक मतलब उनका जीवन एक सही पटरी पर अभी और वापस आए, इस दिशा से वातावरण बना सकते हैं। उसमें फिर इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस, यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गनाइज़ेशंस है, जो रीजनल ऑर्गनाइज़ेशंस है और जो जो पावरफुल स्टेट्स हैं, उनकी भी मदद ली जा सकती है, उनसे भी मदद लेकर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसको पीस बिल्डिंग, पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग कहा जाता है। And the tractor diplomacy involves grassroots and middle leadership who are in direct contact with the conflicting parties। ट्रैक्टर डिप्लोमेसी में उसमें क्या होता है कि जो ग्रास रूट लेवल पे काम करने वाले एक्टिविस्ट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, थिंक टैंक, सिविल सोसाइटी और मिडिल लीडरशिप मतलब ट्रैक मतलब एक तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले लोग और मिडिल लीडरशिप मतलब एक तो सरकारी तौर पर भी सरकार डायरेक्टली कोई लोकसभा और राज्यसभा में या फिर विधानसभाओं में नहीं होता है, उसमें मिडिल लेवल की लीडरशिप भी होती है, पॉलिसी मेकर्स होते हैं, उनमें भी इस प्रकार का और या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी मेकर्स, व्यू पॉइंट्स रखने वाले जो थिंकर्स होते हैं, उनके माध्यम से उनकी ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स में होते हैं। ये डिप्लोमैट्स उनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं और इससे क्या होता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज जो होती है, again, let me explain this point. It involves grassroots and middle leadership who are in direct contact with the conflicting party। तो ये जो ग्रासरूट लेवल पे काम करने करने वाले या मिडिल लेवल लीडरशिप पे काम करने वाले, ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करने वाले ये जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, डिप्लोमैट्स होते हैं, निगोशिएटर्स होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। एंड ये जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी, इट इज नॉट अफेक्टेड बाय द इलेक्टोरल साइकिल। जैसे मैंने कहा कि ट्रैक वन डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट के प्रतिनिधि होते हैं, उनकी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है और उस पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को लूज करने का उनमें डर भी होता है।
लेकिन ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी में जो होने वाले लोग होते हैं, वह उनका पॉलिटिकल कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वो इलेक्टोरल साइकिल से अफेक्टेड नहीं होते। ट्रैक टू डिप्लोमेसी के वीकनेसेस क्या है? हमने भी स्ट्रेंथ्स की चर्चा की, उसके सामर्थ्य की चर्चा की, उसका वीकनेस मतलब उसकी कमजोरियां क्या है? तो ट्रैक टू diplomats have limited ability to influence foreign policy and political power structures because of their lack of political power. क्योंकि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है, गवर्नमेंट में काम करने वाले ये लोग नहीं है, इसलिए यह अपने तौर पे कोई आश्वासन नहीं दे सकते, इसलिए उनकी अपनी क्षमताओं की मर्यादा है और इसी के साथ में वो फॉरेन पॉलिसी या पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर्स को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में जिसकी ट्रैक वन डिप्लोमेसी में जब हम चर्चा कर रहे थे, उसके सामर्थ्य की, उसके स्ट्रेंथ्स की जब हमने चर्चा की, वह अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और नेगोशिएशंस को आगे बढ़ा सकते हैं और नेगोशिएशंस के माध्यम से जो भी आउटकम या परिणाम आएंगे, उन परिणामों को क्रियान्वित करने का सामर्थ्य ट्रैक वन डिप्लोमेसी में है, क्योंकि ट्रैक वन डिप्लोमेसी में गवर्नमेंट के ऑफिसर्स है उसमें इन्वॉल्व, गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी में ये नॉन गवर्नमेंटल इनिशिएटिव होने के कारण they have limited ability to influence foreign policy and political power structures because of their lack of political power. उनके पास कोई political power ना होने के कारण political power structure को या फिर foreign policy को influence नहीं कर सकते। Track to interventions can be too long to yield results. ये बहुत लंबी भी प्रक्रिया है, क्योंकि citizens to citizens interaction जो है, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के कभी-कभी परिणाम आ सकते हैं, बहुत बार परिणाम नहीं भी आ सकते हैं, नहीं आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। ट्रैक वन डिप्लोमेसी में चूँकि सरकारें हैं और वो निर्णय ले सकते हैं, इसलिए वो कंपैरेटिवली वो शॉर्ट प्रोसेस होती है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी से आने वाले जो परिणाम हैं, वह लॉन्ग ड्यूरेशन में चलने वाले, बहुत ज़्यादा समय में उसके परिणाम निकल सकते हैं। ट्रैक टू डिप्लोमैट्स रियरली हैव Track 2 diplomats rarely have resources necessary for sustained leverage during negotiations for the implementation of agreement. जो भी agreements बनेंगे, उन agreements का जो भी समझौता बनेगा या साझा समझ बनेगी, उस समझ का क्रियान्वयन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस दिशा से या इस दृष्टि से ट्रैक टू डिप्लोमैट्स के पास कोई भी संसाधन नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं और ना ही उनके पास कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है, नहीं इम्प्लीमेंट कर रहा है, उसकी जानने की कोई क्षमता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो हमने आप ये ध्यान में रखें कि कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मतलब वो कॉन्फिडेंशियल गोपनीय दस्तावेज होते हैं, जो पब्लिक चर्चा में नहीं होते। फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में नेशनल सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सिर्फ जो वह मंत्रालय होता है, वह जो ऑफिस होता है, वो सरकारी स्तर पर तब तक वो रिजर्व करके रखते हैं, वो उनको क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट कहते हैं। कॉमन पब्लिक यूटिलिटी के लिए वो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। वो 10, 15, 20 साल होता है जब वो डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई किया जाता है, तब वो पब्लिक डोमेन में आता है और पब्लिक तब उसको देख सकती है, उस पर चर्चा कर सकती है। सो track two diplomats rarely have resources necessary for sustained leverage during negotiations and for the implementation of agreement. Again, मैंने जैसे कहा track one diplomats जो होते हैं उनके पास गवर्नमेंट के वो प्रतिनिधि होने के नाते और साथ ही में जो बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो होती है, उनके माध्यम से उनके पास योग्य इंफॉर्मेशन होती है, सटीक इंफॉर्मेशन होती है, इसलिए वो नेगोशिएशंस को सटीकता से आगे बढ़ा सकते हैं। नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स के पास इस प्रकार की कोई भी संसाधन उपलब्ध ना होने के कारण उनके नेगोशिएशंस की अपनी मर्यादाएं हैं, उनका लिमिट्स है, उसके कॉन्स्टेंट्स है और इस साथ ही में जो समझौते बनेंगे, जो संधियां बनेंगी, जो अग्रीमेंट्स बनेंगे, उनके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के भी उनके पास कोई एक सकारात्मक ऐसी कोई संसाधन या शक्ति नहीं है। ट्रैक टू ये हम ट्रैक टू डिप्लोमेसी की कमजोरियों की चर्चा हम कर रहे हैं। ट्रैक टू इज नॉट इफेक्टिव इन अथॉरिटेरियन regimes when leaders do not take advice from lower level leaders। जो अथॉरिटेरियन रेजिम होती है, जहाँ पर तानाशाही प्रकार की रेजिम होती है या फिर जहाँ अधि
आधिकारिक तौर पर काम करने वाले, किसी का न सुनने वाले, इस प्रकार का जो पॉलिटिकल जो रेजिम होती है, एक पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर होता है, उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ट्रैक टू डिप्लोमेसी काम नहीं करती, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है, वहाँ वो पॉलिटिकल व्यवस्था देती नहीं है। इसलिए ट्रैक टू इज़ नॉट इफेक्टिव इन अथॉरिटेरियन regimes where leaders do not take advice from the lower level leaders. Then track two actors due to their lack of political power are in most cases not accountable to the public for poor decision. ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो ट्रैक टू डिप्लोमैट्स जो होते हैं या ट्रैक टू डिप्लोमेसी में पार्टिसिपेट करने वाले जो एक्टर्स होते हैं, उनका तो कोई पॉलिटिकल पावर तो है नहीं, या फिर पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स के वो प्रतिनिधि भी नहीं है, किसी भी सामाजिक किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यवस्था के वो प्रतिनिधि नहीं है। वो एक नॉन गवर्नमेंटल गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि है, और गैर गैर सरकारी वो उपक्रम है वहाँ। इसीलिए अगर कुछ गलत निर्णय लिए और बहुत ही कमज़ोर निर्णय लिए, और उसकी वजह से किसी देश का या किसी ग्रुप का नुकसान होगा, तो उसके लिए उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट वो 5 सालों के बाद या 4 सालों के बाद तो उनको इलेक्शन तो लड़ना नहीं है, उनको पॉलिटिकल पावर तो हासिल नहीं करनी है। हो सकता है कि उनकी बदनामी हो जाए, लेकिन उनकी कोई इस प्रकार से जवाबदेही नहीं बनती, उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती। तो track to actors due to their lack of political power are in most cases not accountable, वो जवाबदेह नहीं है to the public for their poor decision. इसी के साथ में एक और भी इसका जो कमजोरी है ट्रैक टू डिप्लोमेसी की, कि बिकॉज ऑफ देयर मल्टीप्लिसिटी ट्रैक टू एक्टर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर नोटोरियसली नोन फॉर द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब देखो, इसमें अनेक सारे एक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि, थिंक टैंक्स के प्रतिनिधि, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि, अन्य प्रकार के और भी प्रतिनिधि, कुछ एक्टिविस्ट, इस प्रकार के मल्टीपल लेवल पे जब ट्रैक टू डिप्लोमेसी काम करती है, और कई बार करती है, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार करती है, उससे क्या होता है कि इतने सारे एक्टर्स हैं, उनमें कोई कोऑर्डिनेशन है, अपने-अपने हिसाब से सारी वो डिप्लोमेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसकी परिणामकारकता नहीं रहती है। तो ये जो है ट्रैक टू डिप्लोमेसीज़ के वीकनेसेस है। So this is in relation to the understanding of the track to diplomacy. And if you want to know further, if you want to study in detail, then there are so many articles which you can study to enhance your understanding on the track to diplomacy. This was basic introductory lecture on track to diplomacy. Thank you for listening. And again, a sincere request to you all to like this video and also comment if possible. If you have any questions, you can post those questions in the form of a comment on my YouTube channel. And again, a most sincere request to you all to subscribe to my YouTube channel, because creating such videos takes lots of effort. So there needs to have some sense of motivation. And I think if you like and subscribe to my YouTube channel, then I would be motivated. Anyways, I'm motivated. I would continuously be doing this kind of lectures on my YouTube channel. Thank you again.